आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट 2 पर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने थोड़ी सी बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। ये सारा हम लोग ने रेस्निक हेलिडे से हम लोग ने पूरा लिया हुआ है। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पूरी कंजर्व रहती है। एक सिस्टम है और एक पार्टिकल है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स है। पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है और काइनेटिक एनर्जी को वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देता है। दो तरह के सिस्टम हम लोग देख सकते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था। चेंज इन चेंज इन टोटल एनर्जी विल बी जीरो। तो क्या काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का सम हमेशा जीरो रहेगा। क्लियर? वही। अच्छा, जैसे डेल्टा के बराबर डब्ल्यू, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोगों ने ले लिया हम लोगों ने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो डेल्टा यू मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग का माइनस डब्ल्यू होगा। तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब हम लोगों ने ले लिया K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एट एवरी मोमेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी चेंज कर रही है, वहां पर जो चेंज इन टोटल एनर्जी है वो हमेशा जीरो होगा, याद रखिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इसको बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसमें 3 ग्राफ दिए हुए हैं। बेसिकली है क्या कि एक ये पोटेंशियल एनर्जी का ये कर्व दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से हम लोग फोर्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम लोग मोशन समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। ठीक? तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम लोग को दिया होता है। ये वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में पार्टिकल का। और ये दिया हुआ है, ये सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हम लोग की 5 जूल दी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है 6 जूल है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 6 जूल है, टोटल एनर्जी 5 जूल है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी -1 जूल होनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो नहीं सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, मास नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो इतने पोर्शन में जो भी पार्टिकल का मोशन है वो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। शायद से ये आपके सारे ये जो पॉइंट दिए हुए हैं x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ से दिया हुआ है चीज इधर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, और इसी कर्व के बेसिस पे हम लोगों ने ये वाला कर्व बनाया, डिफ्रेंशिएट करके वेरियस पॉइंट्स को। तो वेरियस पॉइंट्स को हम लोगों ने जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ, तो ये हम लोग को फोर्स दिखाई पड़ा, ये प्लस है ये माइनस है, ये x1 है ये x2 है। तो x1 x2 के बीच में आपका ये वाला पूरा ग्राफ बना हुआ है। लेकिन x1 से पहले जो पार्टिकल है वो x2 से x1 की तरफ आ रहा है, और x1 में आने के बाद वो वहां पे रुक जा रहा है। वही टर्निंग पॉइंट है। x2 से x1 की तरफ आ रहा है, पार्टिकल इस साइड में मूव कर रहा है, वहां जाकर के रुक जा रहा है, और फिर से वो इस साइड में मूव करने लगा x1 से x2। क्लियर? और इसके आगे, और ये देखिए, ये जो टोटल एनर्जी ये आपका है, ये जो x5 पॉइंट है, यहाँ पे भी x5 पॉइंट दिया हुआ था, ये आपका 1 जूल दिया हुआ है। और उसके बाद जितने भी, और ये काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। तो इसका मतलब कि जो है पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक? उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई। उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, इसके बीच में यह पार्टिकल का मोशन है और फोर्स इस हिसाब से लग रहा है। ठीक?
x2 से x3 के बीच में, ये x2 से x3 के बीच में ये वाला ग्राफ बन गया, क्योंकि ये हम लोग का निगेटिव फोर्स दिखा रहा है, क्योंकि इधर हम लोगों का ये जो स्लोप है वो हम लोग का पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो तो जो भी फोर्स है वो निगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोगों की पॉजिटिव हो गई है तो फोर्स ऑटोमेटिकली निगेटिव हो गया। ठीक, ये वाला पॉइंट ये x2 से x3 तक ये दिखा रहा है, फिर उसके बाद x3 से x4 तक ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हम लोगों को फोर्स। ठीक, फिर इसी पॉइंट पे आ जाना है, फिर s4 से s5 तक, फिर ये हम लोगों को पॉजिटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए फोर्स हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे फोर्स हम लोग का निगेटिव हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये दूसरा कर्व जो दिया हुआ है इसमें उन्होंने 3 बार एनर्जी फिक्स करी है। एक बार 5 जूल वाले पे हम लोगों ने देख लिया, अब की बार एनर्जी फिक्स करी 4 जूल पर, यहां इस ये वाली लाइन। ठीक, तो जब टोटल एनर्जी हम लोगों की ई मैकेनिकल 4 जूल हो गई है, तो वो जो टर्निंग पॉइंट था जो पिछली बार x1 पे था, अब की बार वो वाला पॉइंट अब x1 और x2 से आगे बढ़ के यहां पे आ गया, x1 x2 के बीच में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट x1 x2 के बीच में आ जाएगा, और 4 जूल के बाद जो है अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल हो गई, और यही मैकेनिकल एनर्जी भी है टोटल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई, इसका मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो इसका मतलब वो वाला जो पार्टिकल है वो वहां पे स्टेबल हो गया। जैसे टेबल के ऊपर आपने कोई मार्बल बॉल, कोई आपने मार्बल का ब्लॉक रख दिया, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर, उसके बाद वो स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। कोई पूरा आपने कोई मतलब मार्बल का ब्लॉक लेकर आपने किसी टेबल पे रख दिया तो वो तो मूव करने वाला नहीं। ये उसका दिखा दूसरा उन्होंने कि उसके बाद उन्होंने ये 3 जूल पे फिक्स किया। यहां पर जब 3 जूल पे फिक्स किया है तो ये वाला दूसरा वाला पॉइंट जब 3 जूल पे इन्होंने जो फिक्स कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, अब की बात टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 4 जूल। तो इसका मतलब यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, 3 जूल पे चीजें आ गई हैं। तो यहां पे जैसे कि हाँ अच्छा, और ये वाला पॉइंट है, तो जरा भी अभी भी ये चल रहा है। तो अब यह है कि जरा भी मूव अगर करेगा, जरा भी मूव करेगा तो जिस तरफ मूव करेगा उसी तरफ फोर्स लेके चला जाएगा, जिस तरफ भी मूव करेगा उस तरफ फोर्स लेके चला जाएगा। जैसे आपने कोई मार्बल की बॉल रख दी आपने, तो जरा सा आप उसको आप मूव करेंगे तो जिस तरफ मूव करेंगे उसी तरफ वो बॉल अब चलती चली जाएगी। ठीक, और ये जब 1 जूल वाले पे फिक्स किया गया है, यहां पे देख रहे हैं बस इतना सा हम लोगों का है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी बॉल। जैसे कोई आपने हेमिस्फीयर ले लिया है, हेमिस्फीयर के अंदर कोई बॉल आपने रख दी है, तो अगर आप उसको जरा भी आप आगे पीछे करेंगे तो फिर अपनी जगह पे वो आ जाएगी। जरा से हेमिस्फीयर में बॉल को आपने एक तरफ आपने किया किसी तरीके से आपने, तो बॉल फिर अपनी वापस आ जाएगी जहां पे थी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो बातें हम लोग ने करी वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आप लोग को उसमें मिल जाएगा, नीचे टेस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को पढ़ना हो तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, खास करके वो लोग जिन लोगों के पास बुक नहीं है। क्या हुआ? हम्म, ये आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक, कोई जरूरत होगी तो बाकी नंबर वगैरह सब है, आप लोग वहां से हमसे कांटेक्ट कर लीजिए।
वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये आप लोग पूरा पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यही जो आपको जैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, मार्बल प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज एन एग्जांपल। ये पूरी बातें ने आप लोग से पूरी डिस्कस कर ली है। वी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ये लगभग सब आप लोग से हमने डिस्कस कर लिया। वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे कि कोई भी बाहरी फोर्स नहीं है, लेकिन अब की बार एक हम लोग इमेजिन करें बाहरी फोर्स आ गया। बाहरी फोर्स कौन सा आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ठीक? तो अब फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ काम करेगा। कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है तो वर्क डन जो है, जो हो रहा है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, वो तो अपना अलग हो रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से भी कुछ वर्क हो रहा है। तो वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर एफ के है और चीज डी दूरी चल रही है, तो ये एफ के इंटू डी का भी एक एक्स्ट्रा वर्क भी होगा। ठीक? तो बेसिकली जो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, जो डेल्टा के था, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो था, वही हम लोग का वर्क डन था। वो कितना था? हाफ डेल्टा, डेल्टा के कितना था? हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपको मालूम है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है ऐसे। तो ट्वाइस इंटू ए इंटू डी, वो चली गई दूरी, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो ये m इंटू ए इंटू डी हो गया। हम्म, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इंटू डी हो गया। तो टोटल वर्क डन आपका कितना हो गया? टोटल वर्क डन आपका हो गया W बराबर, W बराबर हो गया एम ए डी प्लस एफ के डी, ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक? ये आपको टोटल वर्क डन हो गया, इसकी वजह से भी और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से। और जो ये वाला जो हम एनर्जी जो दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, बेसिकली ये थर्मल एनर्जी में बदल जाता है। कोई भी चीज चलती है, आप देखिए सरफेस गर्म हो जाता है, कोई चीज अगर चल रही है तो गर्म इसलिए हो जाता है कि जो एनर्जी दी आपने वो आपके थर्मल एनर्जी में बदल गई। और आप लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा था, फ्रिक्शन में क्या होता है? कोल्ड वेल्डिंग होती जाती है। तो कोल्ड वेल्डिंग होती जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, चीज अगर मूव कर रही है, फोर्स इधर लग रहा है, तो लगातार उस बॉडी को उसके जो मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग हो गई थी उसको उसको तोड़ना पड़ रहा है पार्टिकल में। और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग जो हो रही है उसको तोड़ना पड़ रहा है। उस तोड़ने में की वजह से ऐसे वो चीज गर्म होती जा रही है, सरफेस गर्म होती जा रही है, वो है पूरी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर बेटा? अब हम लोग को करने हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने के बाद ही हम लोगों को पूरी बातें समझ। ये लगभग आप लोग से सारी बातें तो हो ही चुकी, कोई नई बात अब नहीं है। ये ब्लॉक फ्लो सिस्टम ये आपसे बताया था, चीज मूव कर रही है, एफ माइनस एफ के बराबर एम ए, वही मतलब जो टोटल फोर्स लगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उन दोनों को डिफरेंस करके एम ए आ जाएगा। तो एफ डी बराबर भी हमने आप लोग से बताया था, टोटल टोटल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है। एफ डी बराबर डेल्टा के प्लस एफ डी, जो एफ डी जो है इसी को हम लोग टोटल वर्क डन बोल रहे हैं। यही बात से उन्होंने काम किया है। ठीक? ये डेल्टा ई मैकेनिकल प्लस डेल्टा ई थर्मल। बेटा हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, हम लोग करेंगे अगली बार से। और
उस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा चैप्टर आप लोग कर लीजिए और न्यूमेरिकल से आप लोगों के फंडे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग को मालूम ही है कि टोटल एनर्जी वही रहेगी जो भी वर्क डन किया है, मैकेनिकल, थर्मल, इंटरनल, जो जो भी मतलब जितनी भी एनर्जी हो रही है एनर्जी तो ना क्रिएट की जा सकती है ना, बस फॉर्म ही चेंज होगा, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कर चला जाएगा, उसमें भी कुछ है नहीं। ये एक है पावर के लिए डेल्टा ई बाई डेल्टा टी पी एवरेज। ठीक, पावर कितना होगा डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, एवरेज पावर उस फोर्स की वजह से, ठीक, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, या एनर्जी को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट। अगली बात से हम लोग न्यूमेरिकल पे हम लोग आ रहे हैं। कोई खास न्यूमेरिकल आप लोग को हो पुराना तो आप लोग बता दीजिएगा, वरना जो है इसी में हम लोग काम चले। ओके, ठीक है। एमपी प्रॉब्लम 8.3। इन फिगर 8.8 यहाँ पे फिगर नहीं बना हुआ। अ चाइल्ड ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ वाटर स्लाइड एट हाइट h बराबर 8.5 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द स्लाइड। मतलब नीचे से वो 8.5 मीटर ऊपर है। Assuming that the slide is frictionless because of the water on it, find the child's speed at the bottom of the slide. पानी पड़ जाने की वजह से उसमें वो फ्रिक्शनलेस हो गया है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। वैसे भी पानी पड़ जाए या बर्फ पड़ जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, ये आप लोग को मालूम ही है। तो वो 8.5 मीटर है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। वहां पे उस बच्चे का मोशन जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसकी हो गई है, यू बराबर mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर मिलाकर के हो गए mgh। क्लियर, ये टोटल एनर्जी है mgh। नीचे आने पर जब वो नीचे आ जाएगा तो जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। अगर उसको हमने जीरो मान लिया था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी m इंटू 9.8 इंटू 8.5, 8.5 ही ना, हाँ 8.5, ये टोटल एनर्जी उसके पास है। यही एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। m कट गया तो v² बराबर कितना आपका हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 8.5, ये बराबर कितना हो गया, v बराबर 8.5 इंटू 2 17 इंटू 9.8। इसमें से हम लोगों ने 7 बाहर कर लिया 49 का, अंदर बच गया 0.2, तो अंदर हो गया 3.4। 3.4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3.4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, एक अभी आंसर आया है 6। हाँ बेटा 2 से कम होगा ना, इसको तुम 340 मान लो, ठीक, 340 मान लो, ठीक। 18 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 324, और 19 का 361। तो इन दोनों के बीच में 340 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इसका कितना हम लोग का हो गया ये 1.85, ठीक। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 5 जो 35, कैरी ओवर 3, 7 जो 56, और 3 59, और 7 को 7 12 मीटर नियरली 30 मान लो, 30, ठीक। हाँ स्पीड, हाँ मीटर पर सेकेंड, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड भी। सारी चीजें हम लोगों ने MKS में ही लिया है, 9.8 लिया था, MM कैंसिल हो गया था, 8.5 मीटर ये लिया हुआ है, ठीक है। तो
फाइंडिंग द फोर्स एनालिटिकली। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था, जब हम लोग वर्क डन हम लोग जब कर रहे थे, जब हम लोग वर्क डन निकालते थे तो हम लोग एफ डॉट डी एस निकालते थे, वही वर्क डन हुआ करता था। वही वर्क डन हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी में हम लोग बदल दिया करते थे, ऐसे ही कर रहे थे। अब की बार हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस वर्क डन माइनस डब्ल्यू। जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी चीज पे काम कर रही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनली काम कर रही है, वो चाहे इलास्टिक एनर्जी हो चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, इन्हीं दो को हम लोग कंसीडर करें तो वो माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। अब देखें, अगर हम लोग ये डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स अगर हम लोग कर ले तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का एफ आ जाएगा। अगर हम लोग लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ यू। तो इसका लगा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को फोर्स मिल जाएगा। क्लियर? ये है, तो हम लोग को अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया हुआ है तो वहां से हम लोगों को उस चीज के मोशन के बारे में ढेर सारी बातें मिल जाएंगी। अब जैसे एक और एनर्जी इन्होंने लिया है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग की कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, फोर्स निकालने के लिए फोर्स बराबर कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो अब कितना आ गया, माइनस हाफ डी डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ हमने बाहर ले लिया, के भी कांस्टेंट इसलिए हम लोग के भी बाहर ले सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, लगातार आप लोग से बातचीत हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो अगर डी एक्स टू दावर एन हुआ करता था तो एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन हो जाता था, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस के बाई टू के ये, और ये हो गया टू एक्स डिफ्रेंशिएशन में, टू टू कैंसिल हो गया, माइनस के एक्स। यही हम लोग का इलास्टिक एनर्जी में फोर्स भी होता था, हुक्स लॉ। अब ऐसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल का भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, एच या एक्स एक ही बात, इसको हम लोग एम जी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एस के रिस्पेक्ट में, कितना आया, एम जी, और डी 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 एस ऑफ एस कितना हो गया, वन, तो कितना हो गया एम जी, और यही फोर्स है। ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स एम जी ही तो लगता है ना, यही फोर्स है। तो जो हम दोनों यही हम लोग कभी कर रहे थे, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को दी हुई है तो उससे हम लोग फोर्स हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर। एक और सवाल चेक पॉइंट 3 है। चेक पॉइंट हमने आपको वैसे ही बताया था, रेस्टिंग में थोड़ी थोड़ी देर पे दिए हुए हैं। अगर चेक पॉइंट आप लोग अगर अपने आप कर रहे हैं और चेक पॉइंट अगर नहीं अगर हो पा रहा है तो बेटर रिपीट द प्रीवियस सेक्शन। पुराने चेक पॉइंट से नए चेक पॉइंट का बीच का फिर से दोबारा पढ़ लीजिए, ये दोबारा समझ में आ गया तो चेक पॉइंट हो जाना चाहिए। द फिगर शोज 4 सिचुएशन इन विच an initially stationary body is dropped and 3 in which the block is allowed to slide down frictionless ramps. Rank the situation according to the kinetic energy of the block at the point B greatest first. Rank them according to the speed of the block at point B greatest first. ये 4 पॉइंट है, 4 रैम्प दिए हुए हैं, एक सीधे आ रहा है, ये देखिए कुछ तिरछे हैं, ये तो यहां से सीधे ड्रॉप कर दिया गया, बाकी ये सब रैंप पे ड्रॉप किया गया है। ये वाला रैंप यहां से लेके यहां तक आ रहा है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि कहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी,
1 पे, 2 पे, 3 पे कि 4 पर? ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी जो है कैसे आएगी? कोई बाहर से तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल लेस रैंप है, उसी फोर्स के तहत काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है इसके ऊपर, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, एनर्जी कंजर्व है। तो जो एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, वही यहाँ पर जो इतनी एनर्जी की कमी हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, हाइट के ऊपर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, विच इज सेम इन एवरी केस। ये दो पैरेलल लाइनें हैं ना, तो हर जगह पे ये जो है वो सेम रहेगी। क्लियर? तो जितना हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का में कमी हुई है, वही कमी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। तो जो डेल्टा यू है, वही हम लोगों का अब पोटेंशियल, ये वही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो हम लोगों की उतनी ही है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है? वो हुई है mgh, जो कि सबके सब केस में बराबर है, और और सभी चीजें ठीक भी थी। mgh के ये अब ये हो गया डेल्टा यू बराबर mgh। तो mgh ही पूरी सबकी काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो ब्लॉक बी सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, ठीक, पाथ इंडिपेंडेंट है। और जब काइनेटिक एनर्जी सेम है और मास भी सेम है, तो सबकी स्पीड भी सेम होगी। तो चारों केसेस में स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी सेम। इट विल अमाउंट टू द रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी।